हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान का हमने क्लास प्रारंभ किया है, जो कि छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो उसी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग साथियों 2 वीडियो हमने डाल चुका है, बुद्धि और व्यक्तित्व का। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा समावेशी शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। चलिए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, है ना। देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसकी महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति के लिए समानता के अधिकार से हुआ है। मतलब समान रूप से सभी को शिक्षा प्राप्त कराना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा का अवधारणा है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उद्भव कैसे हुआ है कि समान रूप से सभी बच्चों को, चाहे वो वंचित बच्चे हो, पिछड़े वर्ग के बच्चे हो, किसी भी, चाहे वो विकलांग से रिलेटेड रहे बच्चे हो, चाहे वो कुछ करने में अक्षम हो, तो सभी बच्चों को हमको एक साथ लेकर के उस बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। वही अवधारणा बना दिया। देखो, समावेशी शिक्षा की अवधारणा का उद्भव शिक्षा प्राप्ति के लिए समानता के अधिकार से हुआ है। समानता के अधिकार से हुआ है ना। और ये भी है कि मतलब बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमको क्या करना है, अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान है ना। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना। अनिवार्य शिक्षा का क्या है साथियों, अधिकार भी है ना। तो हमको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराना ही, शिक्षा उपलब्ध कराना ही है, उसके आगे कभी कराना है, लेकिन ये अनिवार्य ही कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या कहता है, समावेशी शिक्षा का एक प्रकार की समेकित शिक्षा की ओर इंगित करती है। मतलब समेकित शिक्षा मतलब एक समान शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा एक प्रकार क्या करता है, समेकित शिक्षा, सबको एक साथ लेकर चलने वाली शिक्षा की ओर इंगित करती है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, है ना, बिना किसी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके, है ना। तो यही बता रहा है कि समेकित शिक्षा की ओर इंगित करता है। उसके अलावा इसके अंतर्गत हमको क्या करना है, बिना किसी भेदभाव के व बिना किसी अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग के बच्चे को शिक्षा प्रदान करके उनको एक स्तर पर लाना, एक समान स्तर पर लाना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एक समान स्तर पर लाना मतलब सब नॉर्मल बच्चों जैसे उनको पहुंचाना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। क्या बात करने वाले हैं, समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब समावेशी शिक्षा के हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा प्रणाली सभी वर्गों को, विशेष रूप से वंचित वर्ग पर केंद्रित है। सभी वर्गों पर तो केंद्रित है ही, लेकिन विशेष रूप से किस पर ज्यादा जोर देता है, विशेष रूप से वंचित वर्ग पर केंद्रित है। जो कमजोर है उस वर्ग पर क्या है, या पिछड़े वर्ग पर मतलब केंद्रित है ज्यादा। कौन सा, समावेशी शिक्षा सभी को लेकर साथ चलता है, लेकिन विशेष रूप से किस पर है, वंचित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग है या जिसमें कुछ ना कुछ कमी है बच्चे में, उस पर क्या है, केंद्रित है ज्यादा। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। अगला देखो, जैसे इसमें वंचित रूप में क्या क्या आ जाएगा, जैसे देखो इसमें जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे में जैसे आंख, कान, नाक, स्वर प्रणाली, बोलने की क्षमता, चलने या लिख पढ़ने की जो क्षमता है, विकलांगता है, ये सब जो होता है शारीरिक विकलांगता में आ जाएगा। जैसे आंख, कान, नाक, स्वर प्रणाली, चलने या लिखने पढ़ने की विकलांगता जो है वो सब किस में आ जाएगा, शारीरिक विकलांग में आ जाएगा। ठीक, तो शारीरिक विकलांग से रिलेटेड जो बच्चा रहेगा उसको भी हमको समावेशी शिक्षा प्रदान कराना है। उसके अलावा जो मानसिक रूप से दुर्बल, अब जो मानसिक रूप से, ये तो शारीरिक हो, उसके अलावा मानसिक रूप से जो बच्चे दुर्बल है, जैसे ऑटिज्म, मंद बुद्धि वाले, मस्तिष्क पालिसी, संवेदी पेशी तत्व, संवेदी पेशी, है ना, जो सुन के समझ में नहीं आ रहा है, संवेदी पेशी, अस्थिरशीलता, संवेदी विकासात्मक, बाल मजदूर, नुक्कड़ गली के बालक, मतलब जो घुमंतु बालक है ना, जो घूमने वाले बालक हैं, जो ज़्यादा बच्चे, बहुत बच्चे घूमते रहते हैं देखोगे तो, है ना, तो उन बच्चों को भी लाना है। इन सभी के वंचित बालकों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। इन सबको क्या किया गया है, लक्षित किया गया, इनको लक्ष्य में शामिल किया गया है। इन बच्चों पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इनकी समस्त शिक्षा सुविधा,
से संपन्न कर, इनको सभी प्रकार की शिक्षा से संपन्न करके क्या कराना है, सभी का सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना, शिक्षा प्रदान करना, सभी को जितने भी वंचित है इसी प्रकार से ऑटिज्म, मन बुद्धि वाले, अस्थिशीलता वाले, संवेदी विषयात्मक, नुक्कड़ गणी के बालक, इन सभी वंचित वर्ग के बच्चों को हमको क्या करना है, पहले तो लक्ष्य में लिया गया, इनको सिखाना है, उसके बाद इनकी समस्त शिक्षा की जो सुविधा है से संपन्न करा के उसको क्या करना है, सभी को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रोवाइड कराना है, शिक्षा उपलब्ध कराना है, शिक्षा प्रदान कराना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, समावेशी शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला, अब देखिए समावेशी शिक्षा को ही समेकित शिक्षा बोलेंगे। तो समावेशी शिक्षा मतलब समेकित शिक्षा ना, ये क्या है, समावेशी शिक्षा ही है ना, समेकित मतलब अलग बात समझना, ये समावेशी ही है, समावेशी है ना। तो देखिए समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, अब उद्देश्य थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, उद्देश्य क्या होता है। देखिए पहला है बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से अलग किए बिना, देखो बच्चों को उसका शिक्षा जो है ना उसको तो देना ही है, मतलब मुख्य धारा से अलग नहीं करना है, तो मुख्य धारा से अलग किए बिना उसकी आंतरिक क्षमताओं को उभार, उसके अंदर जो बच्चे के अंदर टैलेंट होता है उसको उभारना है और अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की योग्यता विकसित करना है। ठीक है, बच्चों को उसकी जो शक्ति है, उसकी जो क्षमता है उसके अंदर मौजूद है, उस क्षमता को हमको जगाने का प्रयास करना है जिससे वो अपनी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा ज़्यादा बोल नहीं पाता है अच्छे से, है ना, तो उसकी क्षमता को हमको विकसित करना पड़ेगा, मतलब वो उसकी रुचि को जानना पड़ेगा किस क्षेत्र में उसका रुचि है, तो उस हिसाब से हमको क्या कराना पड़ेगा, बच्चों को टीच करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तो ये योग्यता उसके में आ सकती है। ठीक है, और उसको जो पसंद है या जो चीज़ में वो रुचि रखता है, क्वेश्चन पूछ के देखना, है ना, तो उसको समझ में आ जाए कि ये क्षेत्र में इसका रुचि है, तो फिर वहाँ से लेके आप मुख्य धारा में जोड़ सकते हो। ऐसा पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए। देखिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से अलग किए बिना उसकी आंतरिक क्षमताओं को उभारना है ना, निखारना है और उनकी शक्ति को, अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की योग्यता विकसित करना है बच्चों में। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, बालक के विकास के लिए, है ना, और बालक के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, जितना ज़्यादा हो सके उनको सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, उनके जैसा माहौल उपलब्ध कराना, स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना कि बच्चे जो है सीखने में रुचि लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रकृति का विकास, वही मतलब है ना, उसका जो सीखने की प्रकृति है उसका विकास करना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, है ना, अब देखो शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, क्या प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। अब देखो बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, जैसे सिलाई मशीन वगैरह योजना चलता है ना, तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, मतलब बच्चे जो है खुद से काम करने की क्षमता उसके में डेवलप हो जाए। ऐसे या कई बच्चे मतलब पेंटिंग में रुचि लेते हैं, वो उसकी आंतरिक क्षमता, भले वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर होगा लेकिन उसमें पेंटिंग का गुण होगा, राइटिंग का कुछ गुण होगा, है ना, या कुछ एक्टिंग का गुण होगा, सिंगिंग का गुण होगा, तो वो सब गुण को हमको प्रदान कराना है, तो उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी कराना पड़ेगा, अलग अलग व्यावसायिक शिक्षा जो करते हैं जिससे वो अपना व्यवसाय बना सके, ऐसे शिक्षा हमको उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा मेन लक्ष्य में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, अब देखिए अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए अधिगम अक्षमता का मतलब होता है, मतलब बच्चा जो है, बच्चे में किसी प्रकार की सीखने में कमी, ये कहलाएगा अधिगम अक्षमता। मतलब बच्चे में किसी न किसी प्रकार से सीखने में उसकी कमी होगी, मतलब बच्चा किसी न किसी रूप से जो सीखना चाहता है उसको सीख नहीं पाएगा, या जो हम उसको सिखाना चाहते हैं वो सीख नहीं पाएगा, तो ये हो जाता है अधिगम अक्षमता। मतलब बच्चा को हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अधिगम अक्षमता।
ठीक है, मतलब सीखने में उसका कमी होगा। तो ये देखिए, अब अधिगम अक्षमता या उसकी निर्योग्यता भी बोल सकते हैं। निर्योग्यता का मतलब भी वही हो गया ना, मतलब अयोग्य हो गया। निर्योग्यता मतलब क्या हो गया? अयोग्य। तो कौन कौन से वे में, कौन कौन से प्रकार से वो अयोग्य हो सकता है, किसमें किसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखो साहब, पहला है पठन निर्योग्यता। क्या है पहला? पठन निर्योग्यता, मतलब पढ़ने में कमी होना, पढ़ने में विकार होना। ठीक। दूसरा है लेखन निर्योग्यता, ये पहला हो गया। दूसरा है लेखन निर्योग्यता। तीसरा है लेखन निर्योग्यता का मतलब क्या हो गया? लेखन में कमी हो गया। ठीक है। भावबोधात्मक निर्योग्यता, क्या होता है? भावबोधात्मक निर्योग्यता, मतलब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने में वो कमजोरी महसूस करेगा। अगला है अंक गणितीय निर्योग्यता। अगला क्या है? अंक गणितीय निर्योग्यता, गणित में कुशल नहीं रहेगा, कुशलता की उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की अधिगम अक्षमता है, इसको ध्यान में रखना है। पहला क्या है? पठन निर्योग्यता। अब पठन निर्योग्यता के बारे में आते हैं। पठन निर्योग्यता क्या होता है? देखिए, पठन में विकार, मतलब पढ़ने में उसको क्या जाएगा साथियों? पढ़ने में समस्या जाएगी, है ना। तो ये पठन विकार है ना, पढ़ने में समस्या जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसको कुछ चीज़ आता है उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम जाएगा, तो वो पठन निर्योग्यता होगा ना भाई। कुछ चीज़ को पहचान नहीं पा रहा है कई बार बताने के बाद, तो पठन निर्योग्यता है। तो उसको प्रॉब्लम होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया और एलेक्सिया, ये दोनों किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है, जो कि आएगा पठन निर्योग्यता के अंतर्गत। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पठन में विकार, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया 2 प्रकार से होता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक। अगला है लेखन निर्योग्यता। अगला क्या साथियों? लेखन निर्योग्यता। अब देखिए, लेखन निर्योग्यता क्या होता है? लेखन में कमी, लिखने में वो समस्या महसूस करेगा, अच्छे से लिख नहीं पाएगा, फ्री राइटिंग से लिख नहीं पाएगा, लिखेगा तो फिर उसी को लिखेगा, रुक जाएगा, मतलब उसमें लिखने में वो समस्या महसूस करेगा, अटक अटक के लिखेगा। तो इस प्रकार की समस्या आएगी तो वो लेखन निर्योग्यता होगी। उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया, लेखन में कमी को डिस्प्रेक्सिया। अगला है डिसग्रेजिया और अग्रेफिया। ये 3 प्रकार से लेखन में कमी वाला प्रॉब्लम आता है, तो तीनों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भावबोधात्मक निर्योग्यता। अगला क्या है? भावबोधात्मक निर्योग्यता। भावबोधात्मक निर्योग्यता। अब देखिए, भावबोधात्मक निर्योग्यता का मतलब क्या है? व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को बोलने में या अपने विचार को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करेगा, उसको बोलेंगे भावबोधात्मक निर्योग्यता। जैसे तुतलाना, है ना, तोतला है ना, उसको बोलेंगे हकलाना है, हकला के बोलेगा, तोतला के बोलेगा, तो वो भावबोधात्मक है। अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं भावबोधात्मक निर्योग्यता। ठीक। चलिए अगला देखो। अगला है अंक गणितीय निर्योग्यता। अगला क्या है? अंक गणितीय निर्योग्यता, मतलब गणित जैसी समस्या को समाधान करने में उसको प्रॉब्लम होगा, गणित में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो जैसे वर्बल डिस्कैल्कुलिया, मतलब वर्बल मतलब हो गया बोलने में, है ना, बोलने में अगर बोल के कुछ जोड़ घटा गुणा भाग करता है, जैसे 2 दूनी 4, 2 और 10 12, तो ऐसे गुणा भाग जोड़ घटाव संबंधी और वर्बल संबंधी जो उसका कैलकुलेशन है उसमें वो गड़बड़ी करेगा, उसमें कुशल नहीं हो पाएगा बताने के बावजूद, तो वो होता है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। ठीक। चलिए उसके बाद ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया का मतलब क्या है? जैसे त्रिभुज की अवधारणा है, चतुर्भुज की अवधारणा है, इसको समझने में उसको दिक्कत जाएगा, या ग्राफ पेपर का यूज, है ना, या ऐसे जनसंख्या का विस्तार वाला, है ना, तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम रहेगा, है ना, ग्राफिकल ग्राफ रिलेटेड और जो ज्यामिति रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगा वो सब ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया में आएगा। तो ये समझ नहीं पाएगा अवधारणा को, तो वो वही क्या रहेगा, वो अंक गणितीय निर्योग्यता में आता है और उसको क्या हो जाएगा? ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। तो कैलकुलेट से संबंधित क्या है? कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट, तो कैलकुलेट से संबंधित मतलब अंक गणितीय निर्योग्यता होगा। तो ये अधिगम अक्षमता के 4 प्रकार हैं: पठन निर्योग्यता, लेखन निर्योग्यता, भावबोधात्मक निर्योग्यता और अंक गणितीय निर्योग्यता। इसमें सब चीज को आपको नोट करना है। ठीक है। ये सामूहिक शिक्षा का पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट और हम डालेंगे, है ना, अगला पार्ट रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका 2-3 वीडियो बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक के साथ जुड़े रहिएगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचना चाहिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।